तो चलिए हम चालू करते हैं आज सेक्शन ए के क्वेश्चंस। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है, इसमें 100 प्रश्न रहेंगे आपके और 100 प्रश्न में 50 प्रश्नों का जवाब देना है। तो पहला है हमारे पास प्रश्न जो है ना, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। आजा भाई साहब। हाँ ठीक है, चलो पहला प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या जब भी होगा तो रूट ओट में नहीं आएगा, है ना। करनी वरनी आप जानते हैं ना, इस टाइप का कोई चीज़ें होती है ना, एक ऑपरेटर होता है, ये क्यूबिक ऑपरेटर हो गया भाई, ये फोर्थ क्यूबिक हो गया। इस तरह के चीज़ों के भीतर वो फंसेगा नहीं, वो निकल जाएगा बाहर। ओके, तो परिमेय संख्या जब भी होगा तो देख लो भाई, ये √7 प्लस √7, एक तो √7 और एक और √7, कितने √7, तो 2 √7 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 √7, क्या ये रूट से 7 बाहर निकल आ रहा है, क्या नहीं निकल के आ रहा है, तो ये मेरा परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। आइए देखिए, स्क्वायर रूट 25 है, वर्गमूल अगर 25 का निकालना जानते हैं तो पक्का ये 5 आने वाला है, फिर +5 + √3। अब किसी भी रेशनल में, किसी भी परिमेय संख्या में अगर आप अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो भाई हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है, इसलिए ये भी हमारा जो होगा ऑप्शन नहीं होगा। हमसे पूछा गया है परिमेय संख्या क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई √4 है, 1 वर्गमूल 4 का कितना होता है, तो 2 होता है, 1/2 भाई। तो देखिए ऊपर भी पूर्णांक है और नीचे भी पूर्णांक है, और नीचे वाला पूर्णांक हमारा शून्य नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा परिमेय संख्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। हमारा ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। डी की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि डी होने वाला ही नहीं है, ये हमारा अपरिमेय संख्या ही होगा, लिख के ले लेना है, इसी में होगा। ठीक है, चलो तो हम लोग देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और 2 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आइए करते हैं। क्वेश्चन 2 है कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। जितने भी ऑड इंटीजर होते हैं वो किस रूप के होंगे, कितने तरीके से। देखो यहाँ पे एक तो कि भाई यहाँ पे आ जाओ, अगर m हमारा एक पूर्णांक है, m हमारा अगर पूर्णांक है तो तुम विषम संख्या को सामान्यतः इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। विषम संख्या को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑड नंबर को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2m + 1, मतलब 2 गुना m + 1 के रूप में हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्या कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। देखो सम संख्या का सामान्य रूप क्या होता है, सम संख्या का सामान्य रूप, तो देखो सम संख्या अर्थात एवन नंबर जो होता है, एवन नंबर को अगर हम जनरल फॉर्म में सामान्य रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो 2 गुना पूर्णांक होता है, कोई भी पूर्णांक, तो 2 × m हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाता, सम संख्या का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, सम संख्या का जनरल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ ध्यान बढ़ाते हैं अपना और देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत होने का मतलब एक ऐसा नंबर जो दशमलव के बाद, है ना कहीं जाके खत्म हो जाए, रुक जाए, दशमलव के बाद कोई भी अंक बढ़ते हुए नहीं चला जाए। ठीक है, वहीं पर रुक जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू देखो यहाँ पे 2.14235632 ऐसे बढ़ते जाए, ना ही कोई इसका एक पैटर्न बन रहा है, ना ही कुछ बन रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, दशमलव के बाद ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ये दशमलव अशांत संख्या हो गया, जबकि हमको चाहिए दशमलव प्रसार शांत। ओके, दशमलव प्रसार शांत, तो इसको कैसे करेंगे, आओ इधर ध्यान दो। ठीक है, इधर हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो दशमलव प्रसार अगर जब भी होगा, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर, है ना, टर्मिनेटिंग नंबर, तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग, जब भी टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा ना, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, तो p डिवाइडेड बाई 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में होता है। जहाँ पे बाबू ये m और n जब भी होगा ना, जब भी m और n का वैल्यू होगा ना, वो पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, एक क्या होगा, होल नंबर होगा। आओ अब हम ऑप्शन छांटते हैं।
हमारा ऑप्शन ए है 11/91, मतलब 11/91, तो 11 डिवाइडेड बाई 6391। बाबू देखो 13 और 7 दोनों के दोनों प्राइम नंबर होता है क्या, 2 के पावर 5 गुना 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में आया है, नहीं आया है, तो यह हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी को देख लेते हैं, ऑप्शन बी को यहाँ पे देख लेते हैं। देखो नीचे 23 है, तो 23 अपने आप में ही क्या आ जाता है, विषम संख्या हो जाता है यहाँ पे, है ना, वो भी क्या अभाज्य संख्या है 23, तो 23 हमारा अभाज्य संख्या, तो ये होने वाला ही नहीं है। 7/45 है यहाँ पे, 7/45 ऑप्शन नंबर डी है। तो यहाँ पर हम देखें तो 7 और 15 × 45, या फिर क्या बोल सकते हैं 9×5 = 45, 9 को हम लिख सकते हैं 3² और 5, क्या ये 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में है, नहीं है। हमारे पास एक ही चॉइस बचा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तुम ये करके देखो ना एक बार बाबू कि आ रहा है कि नहीं, 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में। 8 × 10 तो लिख ही सकते हैं ना, 80 को लिख सकते हो कि नहीं बच्चा, लिख सकते हो ना। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और 10 को कितना लिख सकते हैं 5 × 2। अब एक कदम और बढ़ना है, और एक कदम बढ़ते ही हम चल जाएंगे अपने ऑप्शन के तरफ, ठीक है। तो 2 के पावर 4 यहाँ आ गया, यहाँ 5 के पावर n, देख लो 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में है, जहाँ m और n देख रहे हो ना भैया, क्या दिखाई दे रहा है, होल नंबर दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप कि आप कंसेप्ट समझ भी गए होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले अपने क्वेश्चन को, ओके ठीक है। आइए अगला सवाल है हमारे पास क्या, कि 0.87 पे रेकरिंग है, इसको कैसे लिख सकते हैं। तो देखो भैया एक तो शॉर्टकट तरीका यहाँ पे है कि 0.87 पे हम कैसे लिख सकते हैं, तो भाई सीधी सी बात है, इसको लिखो 87, और 7 पे तो रेकरिंग है लेकिन 8 पे रेकरिंग नहीं है, 7 पे रेकरिंग है लेकिन 8 पे रेकरिंग नहीं है। तो हम जिस पे रेकरिंग नहीं होता उसको घटा लेते हैं, और 7 पे रेकरिंग है तो हम 1 ठो 9 लिखेंगे, और 8 पे रेकरिंग नहीं है और एक ही यहाँ पे अंक है तो 1 ठो 0 लिख देंगे, ओके। 87 में से 8 जाएगा 79, मतलब 79/90 हमारा जो होगा आंसर होगा। यहाँ पे भी ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन अब हमारा ऑप्शन सी सही हो गया, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, बड़ा आसान सवाल दिया है। अगर ध्यान से कोई भी बच्चा इस एनालिसिस को देख लेता है तो भाई उसका, और उससे रिलेटेड हम क्या बताएंगे, इससे रिलेटेड कंसेप्ट भी बताते जा रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा ध्यान से देख लेता है तो उस कंसेप्ट पे फिर अगला कोई सवाल आएगा उससे नहीं छूटेगा भाई, बिल्कुल लिख के ले लो, नहीं छूटेगा। इसलिए इस सेशन को बड़ा ध्यान से देखना है। 540 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, चूंकि ये प्राइम नंबर्स के पावर के प्रोडक्ट के रूप में ही लिखा हुआ है, ठीक है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के ही रूप में लिखा हुआ है, तो हमको भी इसे क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। बच्चा जानता है, चलो फिर भी देख लेते हैं। हम 2 से इसमें भाग लगाएंगे, मेरा आ जाएगा 270, ठीक है भाई। फिर से 2 से भाग लगाओ और ये बच्चा मेरा आ जाएगा 135। अब कुछ नहीं है भाई, कोई नंबर दिया है, इसका आखिरी अंक 5 है तो 5 से ही भाग लगाना पड़ेगा। 5 दूना के 10, 5 7 35, 27 आ गया, 27 में 3 से भाग देना होगा, ये 9 आएगा, फिर 3 से भाग दो, फिर 3 से भाग दो, और देख लो यहाँ पे 3। अब देख सकते हो कि 540 को अभाज्य संख्या के गुना के रूप में अगर हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो 2 1 ठो है यहाँ पे, 1 2 गो, तो 2 के पावर 2 आ जाएगा, गुना 5 कितना है बच्चा, तो 5 हमारा क्या है 1 है, तो 5 के पावर 1। लेकिन हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं ऑर्डर में, हालांकि ऑर्डर डजेंट मैटर उतना ज़्यादा नहीं माने रखता है। अब कोई बात नहीं, एक बार और लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो 1 2 3, तो 3 के पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक बार और लिख लेते हैं, 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 3 गुना 5 के पावर 1 लिख लेते हैं। अब मैच करते हैं हम लोग 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y इंटू 5 के पावर z से, ठीक है। 2 के पावर x इंटू 3 टू द पावर y इंटू 5 टू द पावर z। जब हम इसको कंपेरिजन करेंगे तो x बराबर मेरा निकल के आएगा कितना 2, y बराबर मेरा निकल के आएगा 3, और z बराबर मेरा निकल के आने वाला है 1। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन x प्लस वाई माइनस जेड, इसका आंसर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स के जगह 2, y के जगह 3, z के जगह 1 रखेंगे, 3 2 5, 5 में से 1 गया 4। हमारा आंसर कौन सा होने वाला बच्चा, ए अहमदाबाद करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलो
आई होप कि आप समझ गए होंगे कैसे कैसे करना है। यहाँ पे कंपैरिजन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आजा भाई, काहे तकलीफ दे रहे हो, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं। ओके, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अभी अभी सिखाए, अगर कोई भी संख्या अपरिमेय होगा ना तो देखो एक हम तुमको टेक्निक सिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, प्राइम नंबर तो जानते ही हो, प्राइम नंबर है ना, अभाज्य संख्या। आजा, अभाज्य संख्या तुम देखना, प्राइम नंबर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या पे अगर कोई भी घात पावर तुम्हारा क्या आना चाहिए, तो भिन्न आ रहा है। भिन्न, भिन्न समझते हो ना, फ्रैक्शन। तो अभाज्य संख्या मतलब क्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर पे अगर पावर जो है ना फ्रैक्शन आ रहा है ना बच्चा, तो समझ जाना कि वो हमारा क्या आने वाला है, इरेशनल नंबर आने वाला है। इरेशनल नंबर को क्यू सुपरस्क्रिप्ट सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देख लो थोड़ा यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 2 के पावर 1/2, 1/2 हमारा फ्रैक्शन हो गया, 2 हमारा प्राइम नंबर हो गया। इसको ही अगर लिखना होगा तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर बोल देता कि 2 के पावर 1/3 तो हम यहाँ हाथी के सूंड में 3 लगा देते और ये हो जाता मेरा 2। इसको बोलते क्यूबिक रूट 2 और इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट 2। अब मान लो कि 5 हमारा प्राइम नंबर ले लिया और इस पे हो जाता क्या, तो हो जाता 1 मान लो कि 5 ही हो जाता, तो ये हो जाता हमारा क्या, 5th रूट ऑफ 5। ये जितना भी है ना, ये भाई 2 हो गया, 2 हो गया, ये 5 हो गया, सब प्राइम नंबर है। और ये कभी भी ये रूट जो है ना, ये रूट देख रहे हो ना, क्यूबिक रूट, 5th रूट, ये इस तरीके का जो भी संख्या होता है ये हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। ये अंदर जो भी प्राइम नंबर, ये कभी भी बाहर एक इंटीजर नहीं आ पाएगा, ना ही रेशनल नंबर आ पाएगा। कभी भी ये रेशनल नंबर नहीं होता है, कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता, क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। चलो भाई, आई होप कि ये समझ में आ गई हुई, इतनी लंबी चौड़ी बातें हो गई। आ जाओ, तो हम इसको देखते हैं। देखो बाबू, जब भी ऐसा कोई भी संख्या दिखाई देगा जिस पे रेकडिंग हो डेसिमल के बाद, वो पक्का परिमेय संख्या होता है, तो ये हमारा ऑप्शन होने वाला नहीं है, तो हम इसको कट्टी कट्टी कर देंगे। फिर √13 गुना √13 तो बच्चा जानता है कि 13 आने वाला है, ये भी हमारा परिमेय संख्या है, ये भी नहीं होने वाला है। अब 4 से 41 का वर्गमूल कौन नहीं जानता है, 21 होता है, ठीक है। क्या होता है, 21 होता है। बापू अगर वर्गमूल नहीं जानते हो तो 20 तक वर्गमूल निकालना सीख लो, 20 तक वर्गमूल को रट्टा मार लो, याद कर लो, काम आता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देखो, काटाकुटी कर लेते हैं। तो 10 को अगर हम काटते हैं, अगर 10 को यहाँ से काटते हैं, भले 100 को काटते हैं 10 से, तो ये मेरा अंडर रूट में 1/10 ही आने वाला है। और इसको खोलोगे तो ये 1 आ जाएगा, और ये अंडर रूट में 10, 10 हमारा क्या है भाई, 10 1 से पहले मेरा 1 ही 0 है। अब क्या होगा, ये कभी भी हमारा कभी भी रेशनल नंबर नहीं आएगा, यही हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर आएगा। क्योंकि √10 का कोई वैल्यू, पूर्णांक वैल्यू आएगा ही नहीं आएगा, हाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दिल्ली जो होगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया था अपरिमेय संख्या क्या होगा, इरेशनल नंबर क्या हो गया। आ जाओ आगे देखते हैं, आगे देखते हैं और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, ठीक है। बोले यदि m और n 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समापवर्तीय क्या होगा। m और n 2 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब कि 1-2 ऐसी संख्या या 2 से भी अधिक ऐसी संख्या, एक कोई या फिर कोई भी ऐसी संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, जिसका हम क्या करें, उसमें अगर भाग लगाएं तो सिर्फ 1 से लगेगा और खुद से लगेगा, इसके अलावा और किसी भी नंबर से नहीं लगेगा, ठीक है। तो वैसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 80 से, ये सब के सब 1 से भाग लगेगा, नहीं तो खुद से ही भाग लगेगा। तो m और n 2 अभाज्य संख्याएं हैं, उनका महत्तम समापवर्तीय। तो बाबू देखो यहाँ पे, मान लो HCF ही बोलते हैं महत्तम समापवर्तीय को, ठीक है। मान लो यहाँ a और b तुम्हारा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसका अगर HCF निकालते हो तो हमेशा 1 आता है। अगर किसी बच्चा को नहीं मालूम होगा तो रट लो, ठीक है। m और n 2 अभाज्य संख्या है, उनका महत्तम समापवर्तीय 1 आएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले पायदान पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं, ठीक है। आ जाए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे बोल रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 2366 है। कितना है भाई, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है,
2366 है। और उनका लघुत्तम समापवर्तीय मतलब एलसीएम कितना दिया है बच्चा, एलसीएम दिया है 182, ठीक है। महत्तम समापवर्तीय क्या होगा, अच्छा ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, तो एचसीएफ गुना एलसीएम हम लिख सकते हैं। और ए गुना बी दिया है 2 3 6 6, ओके। एचसीएफ दिया है 182, हमें निकालना है एलसीएम, क्या चाहिए हमें, तो एचसीएफ चाहिए, नहीं भाई एलसीएम दिया है हमें एचसीएफ चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आजा भाई यहाँ पे मिटा लो, हाँ एलसीएम दिया है कितना, तो एलसीएम दिया है 182, चाहिए हमें एचसीएफ, कोई दिक्कत नहीं, तो भाग देना है, इसको जब काटोगे तो तुम्हें 13 मिलेगा, एचसीएफ तुम्हारा हो जाएगा 13। अब यहाँ पे देख लो 13 कौन सा है, ऑप्शन ए ही हमारा 13 है, यही हम आगे बढ़ते हैं, है ना। और देखते हैं अपने अगले सवाल को कि अगला सवाल हमारा क्या है, देख लो यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, देखो यहाँ पे, आना भाई नखड़ा क्यों कर रहे हो, चलो ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे बोल रहे निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट अगर रिपीट कर रहा है ना तो पूरा पूरा रिपीट नहीं कर रहा, कहीं कुछ आ जा रहा है, कहीं कुछ आ जा रहा है, कहीं कुछ आ जा रहा है, मतलब सिंपल सी बात है, डेसिमल के बाद नंबर आते जा रहा है, और वो नहीं रिपीट कर रहा है नहीं खत्म हो रहा है। जैसे हम उस समय भी बताया था 2.145131507 डॉट डॉट डॉट, ये ना, ये देखो डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, ये नंबर बढ़ते जा रहा है और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो अशांत हो गया। तो भाई अब इसको कैसे देखेंगे, तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी नंबर जो होगा वो p डिवाइडेड बाई 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में होगा, तो हमारा टर्मिनेट कर जाएगा, और जो नहीं करेगा तो इसमें देख लेते हैं कि कौन सा नहीं करेगा। अब 11 है हमारा, 11 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 14 को तुम लिख सकते हो 2 के पावर 2 और 10 को लिख सकते हो 2 गुना 5, देख लो 11 डिवाइड बाई 2 के पावर 3 मतलब 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 1, ये हमारा क्या है, टर्मिनेट कर जाएगा। ये 33 के बटा 200, 2 गुना 25 चौका 100, तो 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 33 बटा 5 का स्क्वायर गुना 2 के पावर 3, देखो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में आ गया, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 17 बटा 2 के पावर 4 गुना 2 गुना 5 लिख सकते हैं, देखो 16 गुना 10 हमने तोड़ दिया, तो ये 17 बटा कितना हो जाएगा, 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर 1, ये 17 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर 1, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ऑप्शन हमारा, ठीक है। अब इसके बाद ऑप्शन नंबर डी जो बच गया ये हमारा आंसर होगा। 41 को तुम लिख ही सकते हो 21 गुना 21, और तोड़ो इसको, तोड़ो भाई, 7 3 का 21, 7 इसमें भी 7 निकलेगा, इसमें भी 7 निकलेगा, 7 का स्क्वायर 3 3 इसमें भी निकलेगा, 3 का स्क्वायर। अब देख सकते हो 13 डिवाइडेड बाई 3 के पावर 2 और 7 के पावर 2, क्या ये हमारा 2 के पावर m डिनोमिनेटर में और 5 के पावर n है ना, हर में क्या मेरा 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर n आ रहा है, क्या इस फॉर्मेट में है, क्या नहीं है, तो ऑप्शन मेरा डी जो होगा सही होगा। देखो थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन भी करते जा रहे हैं ताकि बच्चा जो नहीं जानता होगा वो सीखते चला जाए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आ चुके हैं क्या क्वेश्चन नंबर 10 पे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा। बोल रहा है p का वैल्यू कितना दिया है, a b के पावर 3, q का वैल्यू a के पावर 4 इंटू बी दिया है, जहाँ p और q पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो p और q का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। देखो लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकालेंगे, है ना, एलसीएम हम लिखेंगे शॉर्ट में, तो देखो दोनों में कॉमन नंबर क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ संख्या कौन सा है, इसको चेक करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ संख्या को हम बोल रहे हैं यहाँ पे कॉमन नंबर, ठीक है, कॉमन। अब कॉमन नंबर पे पावर देखना है ना, तो पावर ज्यादा वाला लेना है, हमें ज्यादा वाला लेना है, ठीक है। आओ देखो कैसे, दोनों में क्या है बाबू कॉमन, क्या है p में क्या है कॉमन, q में क्या है कॉमन, a और a तो दोनों में है, b और b दोनों में है, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे a गुना b दोनों में, क्योंकि a और b दोनों कॉमन है तो दोनों लिखेंगे, है ना। a पे यहाँ पे 1 पावर है और यहाँ पे 4 पावर है, तो 4 पावर वाला लेंगे।
बी पे यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 1 ही पावर है, तो बी के पावर 3 पावर वाला लेंगे। हमारा एलजीएम आ चुका है। अब ऑप्शन से फटाक से तुम मैच कर लो, ठीक है। ए के पावर 4 इंटू बी के पावर 3, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई सुपर किंग विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चल भैया आजा, चलो, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? को प्राइम नंबर कौन सा है? सह अभाज्य का अंग्रेजी क्या होता है? को प्राइम नंबर। आ जाओ देखते हैं कौन सा है को प्राइम नंबर। तो देखो बच्चा, अगर कोई भी 2 नंबर का HCF, कोई भी 2 नंबर का HCF अगर 1 आ जाता है तो हम क्या उसको बोलते हैं? वो दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है। आ जाओ 15 और 45, 15 और 45 इसका HCF अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा भाई? 15 ही आ जाएगा। 9 और 16 देखो तो 9 है ना, और 16 इसमें भाग लगा के देखना, लो HCF किसका 1 आ रहा है? 9 दूना 18, 1, 9 और 7, 16, 7 में 9 से भाग दो, ये एक बार में कटेगा 7, 2, फिर 7 से भाग दो, फिर देखो क्या आने वाला है, 2 3 आएंगे 6, बच गया 1, और ये देखो आखिरी बार में हमारा जो भी डिवीजर होता है, काटने वाला जो भी होता है नंबर, वही हमारा क्या होता है? HCF। ये आखिरी में 2 ही बार में यहाँ पे कटेगा, 1 हमारा HCF आ रहा है इसी संख्या का, तो बी जो हमारा होगा ऑप्शन वो सही होगा, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को बोल रहा है कि 0.3125 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में इसको लिखना है। बहुत सारा बच्चा क्या करेगा? 3.125 बटा लिख देगा 1 और 4 को 0 लिख देगा, काटाकुटी करेगा, फिर जो आएगा सो आएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान दो, ऐसे भी देखो तो 5/8 अगर भाग तुम लगाना जानते हो दशमलव वाला, तो अगर देखोगे तो 8 चौका 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, तो पॉइंट में भी आएगा तो यहाँ 0.6 आने वाला है। भाग लगा के तुम देखना ना दशमलव में, यहाँ पर देख लो, दशमलव देंगे यहाँ 0 देंगे, 8 छक 48, देखो यहाँ बच गया 2, लेकिन ये 0.6 आ रहा है ना, 0.6 आ रहा है, जबकि यहाँ 0.3 चाहिए, ये तो होने ही वाला नहीं है। ऑप्शन बी देखो, 5 में 16 से भाग देगा, लेकिन दशमलव देना पड़ेगा, यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, एक अंडा लगा दिया, सोड़तियाँ 48, कितना आ गया भैया? 48, ये आएगा, ये आ जाएगा। अब देखो 5 बड़ा है 4 से, है अंश में 5 बड़ा है और 4 से, तो यहाँ 1 से बड़ा ही वैल्यू आएगा, तो ये होने ही वाला नहीं है। 1/8, 10, यहाँ पे 10 दोगे ना, 1/8, 8 से भाग लगाओगे, यहाँ पॉइंट लगा दिया हमने, ठीक है। 8 कम 8, लो भाई यहाँ 0.1 आ रहा है, जबकि 0.3 चाहिए, तो कौन सा आंसर होगा? तुम बताओ ना कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो चलो भाई ऐसे देखो, समझो, ओके। धीरे धीरे क्या होगा ना, जो ध्यान से सुनेगा ना भाई, उसके साथ मतलब मजा आएगा, उसके साथ ही अच्छी घटनाएं घटित होगी, ठीक है। जो ध्यान हटाएगा वो अपने साथ दुर्घटना घटाएगा, ठीक है। आओ देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? बहुपद, तो बहुपद होने के लिए क्या चाहिए? बहुपद होने के लिए क्या चाहिए भाई? बहुपद होने के लिए हमें चाहिए क्या? कि जितना भी चर होगा, चर पे हमेशा एक पूर्ण संख्या होगा, है ना। चर पे कभी भी नकारात्मक संख्या नहीं होगा, चर पे कभी भी नकारात्मक संख्या नहीं होगा, ठीक है। ये सिंपल भाषा में बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे नहीं तो फिर इस तरीका से देखोगे तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा। a0 x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 डॉट डॉट, अगर ऐसे बताएं तो फिर बड़ा दिक्कत होने वाली है, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी बहुपद होता है ना, तो चर पे जो पावर होगा ना बाबू, वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ओके। और देख लो यहाँ पे थोड़ा देखो, x² प्लस देखो, ये देखो √2 × x, इसको तोड़ो ना बाबू, तोड़ोगे ना तो ये √2 आ जाएगा, ये √x आ जाएगा। और एक कदम आगे बढ़ते हैं, बात समझो यहाँ पे, ये √x के पावर मतलब 1/2, तो पावर जब भी आएगा पूर्ण संख्या आएगा। क्या ये 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन ये होने वाला ही नहीं है। फिर देखो तो इसको जब तुम करोगे, देखो थोड़ा x प्लस देखो 6 × x के पावर -1, इसको ऊपर लेके जाओ, ये भी नहीं होने वाला है क्योंकि पावर निगेटिव आ गया। अब यहाँ पर देखो थोड़ा, यह देखो वेरिएबल पे पावर 3 है, चर पे पावर 3 है, यहाँ चर पे पावर 2 है, और इसको जब खोलोगे 11 आएगा। बस वेरिएबल पे निगेटिव पावर नहीं आना चाहिए, वेरिएबल पे
भिन्न संख्या भी नहीं आना चाहिए, जब आना चाहिए तब पूर्ण संख्या ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, ये मेरा बहुपद हो जाएगा। ये तो होने वाला ही नहीं है, क्योंकि ऐसा ही ये भी यहाँ पे भी केस है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो हम समझ चुके हैं कि आपको ये पक्का समझ में आया होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। बोल रहा है बहुपद यहाँ पे क्या दिया है, बहुपद 2 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 6 का शून्य क्या होगा, मतलब 2x स्क्वायर माइनस 6 का शून्य क्या होगा। तो शून्य का मतलब होने का इज इक्वल टू 0 लगा दो, तो x का वैल्यू क्या आने वाला है, तो बाबू 2x स्क्वायर है ना। और तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे, देखो इधर उधर नहीं करने का, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो बराबर 6 कर दिए और यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा आ जाएगा प्लस और माइनस के √3 आता है, प्लस और माइनस के √3 आता है। तो यहाँ पे एक √3 होगा और एक माइनस √3 होगा। दूसरा तरीका ये भी है कि तुम ऐसे भी कर सकते हो इसको, अगर ऐसे कर लिए तो ऑप्शन पहले चेक कर लो, ऑप्शन ए होगा, तुम्हारी मर्जी। अगर इस तरीके से करना चाहते हो तो तुमको पहले करना पड़ेगा √2 इंटू एक्स के द होल स्क्वायर, ऐसे। और 6 को तुम लिख सकते हो √6 का क्या, तो द होल स्क्वायर, ठीक है। इसका शून्यक चाहिए तो बराबर शून्यक करो। अब हमें मालूम है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है बच्चा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इसको भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में तोड़ो और बराबर 0 करो और x का वैल्यू निकालो, यही आने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग समझ गए और आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा बहुपद जो दिया गया है इसमें p ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगा, मतलब जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो बहुपद है यहाँ पे अगर हम x के जगह 2 रख दें, x के जगह 2 रख दें, जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ चर मान है वहाँ वहाँ हम क्या कर दें, 2 वैल्यू रख देंगे, तो क्या आने वाला है आंसर। तो बच्चा 2 x के जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर यहाँ रख दो, माइनस 8 गुना 2 माइनस 12, ये आ जाएगा 8, ये माइनस 16, ये माइनस 12, 16 बारह 28 माइनस 28, ये आ जाएगा माइनस 20। देख लो माइनस 20 कौन है, ऑप्शन बी है। चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि बहुपद 3y स्क्वायर प्लस 7y बराबर 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा। इसका जो शून्यक है, इसका जो 0 है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, मतलब क्या, रेसिप्रोकल है। सुनो यहाँ पर देखो, कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई बहुपद है ना, और इसका शून्यक मान के चलो, एक हम मान लेते अल्फा और दूसरा मान लेते बीटा, ये एक दूसरे का अपोजिट है। अल्फा मेरा क्या आ गया, अल्फा ही रहा, अब बीटा के जगह हमने क्या लिख दिया, 1/अल्फा लिख दिया, है ना। तो ये एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो उस समय क्या देखना, उस समय हमारा जो होगा ये लास्ट वाला जो पद है और ये फर्स्ट वाला जो पद है, फर्स्ट वाला पद का ये जो गुण्यांक है, ये a और ये c दोनों बराबर होता है। ये ध्यान रखो तो फटाक से क्वेश्चन बना लोगे, और नहीं तो तुमको करने आता है कि शून्यकों का गुना अल्फा इंटू बीटा, ये मेरा क्या आता है, c बटा a आता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा, बीटा के जगह 1/अल्फा रखेंगे, ये c बाई ए। देखो ये काटाकुटी करो, एक आएगा, 1 बराबर c बटा a, और इसको ही आगे बढ़ाएंगे तो c बराबर a आ जाएगा, c बराबर a होना चाहिए। देखो बच्चा क्या होगा, c बराबर a, c कितना है बच्चा, माइनस k है, और a कितना है, 3 है, k का वैल्यू कितना आएगा, -3 आएगा। हो गया ना हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली दूर नहीं है भाई बच्चा, एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, थोड़ा फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। क्वेश्चन नंबर 18, अगर इस ऑब्जेक्टिव को भी सीख रहे हो ना तो बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। जो तुम्हारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, जो तुम्हारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसमें भी काम आने वाला है। ओके, सो डोंट वरी, इधर ध्यान दो, मेहनत बेकार नहीं जाती। शून्य क्या क्या दिया है बच्चा, -2 दिया और -5 दिया है। तो इससे अगर हमें वाले 2 शून्यक दिया है तो हमें द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद बनेगा। कौन सा बहुपद बनेगा, द्विघात बहुपद बनेगा। और द्विघात बहुपद कैसे बनाया जाता है, जब 2 शून्यक दिया रहता है तो ये रहता है एक्स स्क्वायर माइनस दोनों शून्यकों का योग, तो -2
योग करोगे तो भाई माइनस दोनों में है तो वही होगा, जोड़ दो यहाँ पे -2 और -5 जोड़ोगे तो -7x आएगा। तो इस एक तो हम जनरल फार्मूला लिख देते हैं ताकि क्लियर रहे। ये x² माइनस, मान लो कि दो शून्यक है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और दोनों शून्यकों का गुना, यही मेरा क्या हो जाता है, बहुपद हो जाता है। क्या हो जाता है, द्विघात बहुपद होता है। आओ देखते हैं, x² माइनस अल्फा कितना है, -2 है, बीटा कितना है तो -5 है, जोड़ोगे तो -7 आने वाला है, प्लस गुना करना है -2 इंटू -5, कर लो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, x² माइनस 7x, सॉरी माइनस का 7 आएगा, ये माइनस ऑलरेडी है, प्लस 7x, और ये गुना करोगे तो 5 दूना के 10। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ पे बोल रहा है कि -2 और -5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी, तो -2 और -5 वाले। अब तुम क्या करो, एक तो ये तुम्हें मिल गया, फिर इसमें 2 से गुना कर दो, 2 से गुना कर दो, तो भी तुम्हारा जो शून्यक निकल के आएगा ना बाबू, तो भी तुम्हारा शून्यक निकल के आएगा ना, तो भी तुम्हारा शून्यक -2 और -5 ही होने वाला है। अब थोड़ा भी बच्चा अकल होगा, हल्का सा भी अगर ध्यान दिए होगे तो बाबू तुम बता सकते हो कि सर फिर तो 3 से भी गुना कर सकते हैं, 4 से भी गुना कर सकते हैं, 5 से भी गुना कर सकते हैं, 1/2 से भी गुना कर सकते हैं, बहुत सारे नंबर से सर गुना कर सकते हैं। अब बहुत सारे नंबर से गुना करने के बाद भी शून्यक यही आने वाला है, तुम निकाल के भी देख लेना, 1-2 ट्राई कर लेना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पोलिनोमियल विद 0, -2 एंड -5 विल बी, कितना आने वाला है, कितना आने वाला है, अनगिनत आएगा, इन्फिनाइट आएगा। क्या आने वाला है, इन्फिनाइट आने वाला है। ठीक है, आई होप आप समझ गए हैं ये क्वेश्चन को भी। तो चलिए गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 आ गया, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आ गया। देखिए, यदि बहुपद p ऑफ x बराबर 5x² प्लस 7x माइनस 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। पहले ये बताइए शून्यकों का योगफल कितना होता है ना, सम ऑफ द जीरोज कितना आता है ना, शून्यकों का योगफल हम थोड़ा ऐसे लिखते हैं। आइए, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा ये जो होता है -b/a होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप निकालिए अल्फा बीटा, यहाँ निकालिए। b कितना है बच्चा, b है हमारा यहाँ पे 7 और a कितना है 7, माइनस b है 7, a है मेरा 5। ठीक है, इतना तो निकल गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 5 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, 5 इंटू -7/5, 5 से 5 खल्लास, आ गया हमारे पास -7। आइए देखिए ऑप्शन कौन सा होगा, अहमदाबाद हमारा आंसर होगा, यही करेक्ट आंसर होगा -7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट तेजी से। अब ये क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर बी, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो इसका शून्यक क्या होने वाला है, तो सॉरी शून्यक नहीं, या अल्फा बीटा गामा का त्रिघात बहुपद है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसका शून्यक क्या दिया है, यही अल्फा बीटा गामा है। अल्फा बीटा गामा किसका शून्यक है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल का है। तो अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट क्या होगा, देखो बच्चा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है यहाँ पे वो होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये जो होता है c/a। पहले माइनस प्लस और फिर माइनस, अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट जो आएगा ना, ये हमारा आ जाएगा -d/a। बोलो कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो अब चलो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, धड़ाधड़ थोड़ा करते हैं। आओ, यदि रेखाएं 5x प्लस पी वाई बराबर 6 है, 5x प्लस पी वाई बराबर 6 है, अब 15x प्लस 9y बराबर 12 है, और वो भी क्या है, ये दोनों रेखाएं समांतर है। समांतर तो p का मान क्या होगा। अब भाई जब भी दो रेखाएं समांतर होती है उसके लिए आप क्या शर्त रखते हैं, क्या कंडीशन होता है ना। तो एक बात कि अगर हम थोड़ा यहाँ कंसेप्ट सबको रिकॉल करा दे रहे हैं, है ना, सबको रिकॉल करा दे रहे हैं ध्यान से, कि अगर देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तो उस समय अगर इस तरह a1x मान लीजिए प्लस b1y प्लस c1 है ना बराबर 0 है। दूसरा, ये दूसरे वाले इक्वेशन को देख लीजिए, यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर अगर 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा, a1/a2
इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होता है, बराबर नहीं होता। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाए तो उस समय हमारे पास क्या होता है, a1/a2 होता है बराबर b1/b2 होता है बराबर c1/c2 होता है। इसको याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आगे देखते हैं कि यदि हमारी रेखाएं जो है समानांतर हो जाए उस केस में क्या होता है, तो a1/a2 तो होता है बराबर किसके, तो b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 का। अब यही कंडीशन लगाएंगे और हम अपना आंसर पाएंगे। तो हम अपना कंडीशन लगा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो 5/15 बराबर होगा क्या, p/9। बराबर नहीं होगा 6/12, ये जरूरी नहीं है, हमें p निकालना है क्योंकि p यहीं से निकलने वाला है। 5 3 के 15 और नीचे 3 है और 3 3 का 9, 3 इधर जाएगा, देखिए इधर 3 जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा, p। काटा कुटी करने आता है भाई, 3 आ गया हमारा क्या आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22 आजा भाई। हाँ चलो ठीक है। यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। अभी अभी मैंने बताया कि दो रेखाएं हैं और दोनों प्रतिच्छेदी है, तो कितने बिंदु पे काटा, थोड़ा बताओ बच्चा, कितने बिंदु पे काटा, एक ही बिंदु पे काट रहा है, नहीं यहाँ पे काट रहा है कि नहीं, तो एक ही हमारा हल होने वाला है, सिर्फ एक हल होगा। किधर भाग रहे हो भैया, भागने का नहीं, इधर ही रुकने का। ठीक है चलो, बी होगा हमारा आंसर, क्या होगा, ओनली बी हमारा आंसर होगा। चलो 23 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, क्या 5x - 8y बराबर 0 और 10x - 18y बराबर 0, तो x तथा y का मान क्या होगा, है ना। 5x - 8y बराबर 0 है और 10x - 8y भी 0। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है आंसर। देखो 5x बराबर 8y लिख दो और इसको तुम लिख सकते हो क्या, 2 से यहाँ पे कॉमन ले लो, है ना, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 5x - 9y बराबर 0। ठीक है, अब 2 को भाग लगा दो तो यहाँ बच जाएगा 5x - 9y बराबर 0, और 5x का जगह कितना रख दोगे, 8y, 5x का जगह कितना रख देंगे, 8y - 9y बराबर 0। अब 8y में से 9y गया तो -y, ये भी 0 आएगा, तो y का वैल्यू 0 आ गया। y का वैल्यू जैसे ही 0 आएगा इसमें पुट कर दो, यहाँ पे पुट करेंगे तो x का भी वैल्यू 0 आ जाएगा। x भी 0 y भी 0, x भी 0 y भी 0, चेन्नई सुपर किंग सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, है ना, क्योंकि कदम एक एक कदम बढ़ाते रहें और अपने मंजिल की तरफ जाते रहें, यही हमारा उद्देश्य है हम सभी का भी। ठीक है चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। 24 है क्वेश्चन नंबर। यदि समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 है, जहाँ पे a मेरा 0 नहीं है, मतलब ये द्विघात समीकरण है। x² का अगर गुणांक 0 नहीं है तो ये द्विघात समीकरण है, इतना बात याद रखिए। दोनों का क्या है, मूल रूट क्या है, इक्वल है, तो c का वैल्यू क्या होगा, दोनों का रूट इक्वल है। दोनों का रूट मतलब, अरे मान लीजिए इसका तो रूट एगो अल्फा है एगो बीटा है, ये दोनों इक्वल है। बाबू अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अभी अभी मैंने बताया, फटाक से बताओ। तो देखो अल्फा और बीटा के जगह भी हम क्या रखेंगे, अल्फा ही रखेंगे, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों बराबर है। तो एगो अल्फा रख दो, यहाँ पे अल्फा रख दो, है ना, -b/a। ठीक है, एक अल्फा 2 अल्फा -b/a, और दोनों का प्रोडक्ट देखो तो कितना आने वाला है। अच्छा अल्फा पहले निकाल लेते हैं, अल्फा = -b/2a। प्रोडक्ट कितना आएगा, गुना कितना आएगा, अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। बीटा के जगह भी हम अल्फा रख देंगे तो अल्फा गुना अल्फा c/a। बाबू अल्फा के जगह हम ये रख सकते हैं क्या, -b/2a रख सकते हैं क्या, हाँ रख दीजिए सर, -b/2a हमने रखा अल्फा के जगह, इसका द होल स्क्वायर बराबर c/a आया। अब इसको हम लोग कर लेंगे कैलकुलेट, तो b² / 4a² बराबर c/a, a से a कट जाएगा, b² / 4a, और ये हो जाएगा मेरा c बराबर कितना आया, b² / 4a, c बराबर कितना आया, b² / 4a। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन होगा। ठीक है चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 25 पे बोल क्या रहा है कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो द्विघात समीकरण वही नहीं होगा जिसके चर के
ऊपर महत्तम मान 2 नहीं होगा। मैक्सिमम अगर पावर वेरिएबल पे 2 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, बस वहां ध्यान ये रखना है कि चरों पे जो घात होगा वो हमारा पूर्ण संख्या आना चाहिए, और पूर्ण संख्या में सबसे बड़ा पूर्ण संख्या जो आएगा वो 2 आना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है भाई, वो क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का जो होता है ना डिग्री, वो कितना आना चाहिए, मैक्सिमम 2 आना चाहिए। यहाँ पे कर लो, देख लो यहाँ पे क्या आने वाला है। इधर इसको लेके जाओ, इधर इसको लेके आओ, ऑप्शन नंबर ए देख लो। यहाँ पे 3x² बोल रहा है क्या, निम्नलिखित कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। देख लो, देखो 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 यहाँ पे ऑप्शन ए को देखते हैं हम लोग, ओपन करो तो यहाँ पे करोगे तो x² आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x²। कहीं ना कहीं ये द्विघात समीकरण मेरा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 4x², अब -x² को इधर लेके जाओगे, इधर लेके जाओगे तो ये हमारा 2x² आएगा, और ये हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। √2x - 3 का होल स्क्वायर बराबर 2x²। देखो इसको ओपन करो तो √2x² √2x - 3 का होल स्क्वायर करोगे तो तोड़ो a² में √2x², √2x का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2ab प्लस b² मतलब 9। यहाँ मेरा आ जाएगा 2x² - 2 √2 × x, अच्छा 6 लिख देते हैं इसको, 2 × 3 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इतना आ गया। और देखो इधर भी 2x² है, बराबर कितना है 2x² + 4 लिखेंगे, 2x² + 4, ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर क्या आ गया, 1 आ गया, इधर 9 है और इधर क्या है 4 है, ये हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो ऑप्शन सी ही हमारा जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 26, देखो यहाँ पे, यदि द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 = 0 का एक मूल 3 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा, भाई सीधे 4 होगा। ये कितनी बार निकाले होंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे अगर करना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, तोड़ दो, x² - 3x - 4x + 12 बराबर 0। अब इसको ब्रेक करना होता है, ऐसे ब्रेक करना होता है कि जोड़ने के बाद -7x ही आए और गुना कर दें इन दोनों टर्म को तो 12x² के बराबर आ जाए। ये सिंपल बोले तो -7 को ऐसे तोड़ो, -7 को ऐसे तोड़ो कि जो बाकी जो टर्म है -3 और -4, इसको जब गुना करें तो ये आखिरी टर्म के बराबर आना चाहिए। आ रहा है माइनस माइनस प्लस 4 3 बार यही आ रहा है, तो हम तोड़ दिए। यहाँ पे x कॉमन लेंगे, x - 3 -4 × x - 3 बराबर 0। ये आ गया मेरा क्या, x - 3 और यहाँ पे x - 4। अब इसको बराबर 0 करोगे तो एक रूट तुम्हारा 3 आएगा और दूसरा जो रूट आएगा मतलब मूल जो आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, तो आई होप ये आप बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। आजा भाई आजा आजा, चलो ठीक है। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² + px + q बराबर 0 के मूल p तथा q हो तो p + q का वैल्यू क्या होगा, p + q का वैल्यू क्या होने वाला है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, p + q का वैल्यू, और क्या बोल रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल p तथा q ही है तो p + q। अब हम जानते हैं ना, जब दो मूल दिया रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा कितना आता है, अल्फा और बीटा दोनों मूल है और दोनों मूल का सम -b/a होता है, तो यहाँ p + q बराबर भी -b/a ही होगा, -p/1। ठीक है, ये हमारा आ गया क्या। अब इसको क्या कर लो, इसको इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर इसको इधर कर लेते हैं, तो ये मेरा आ जाएगा 2p + q बराबर 0। ओके, एक नंबर। अब दूसरा, दोनों का प्रोडक्ट कितना के बराबर आएगा, तो p × q बराबर c/a। c यहाँ कितना दिया है, q दिया है, a मेरा 1 है, c कितना है q/1। ओके, q से q कैंसिल हो जाएगा, p बराबर मेरा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। p का वैल्यू जैसे ही 1 आएगा तो हमारे पास q का वैल्यू क्या आने वाला है, तो 2, यहाँ पे p का वैल्यू 1 है, इसको रखेंगे यहाँ पे, तो 2 × 1 + q बराबर 0। q = कितना आ गया, q = मेरा -2 आ जाएगा। अब जोड़ देना है, p कितना आ रहा है 1 आ रहा है, q कितना आ रहा है -2 आ रहा है, मेरा फाइनल आंसर -1 आने वाला है। देख लो भाई -1 किधर है, -1 ऑप्शन बी में है। ठीक है, ऑप्शन बी में है। चलो आगे बढ़ते हैं,
और क्वेश्चन नंबर कितना देख रहे हैं, 27 हो गया, 27, हाँ 27 हो गया, ठीक है। 28 पे चलते हैं, ठीक है, 28 पे चलते हैं। अब बोल क्या रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ये दिया है, इसके विविक्तर निकालना है। विविक्तर निकालने का क्या फार्मूला होता है, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे a कितना है तो 3 है, b कितना है तो माइनस का 13 है, और c है मेरा 10। अब बस ये सारे वैल्यू यहाँ रखना है और रख के आंसर निकालना है। बी स्क्वायर करोगे तो माइनस 13 का स्क्वायर मतलब 169, 4 इंटू a कितना है, a मेरा 3 है, और c कितना है 10 है, 4 3 12 120, 169, ये मेरा 120 आ जाने वाला है, ये मेरा आ जाएगा कितना 49, 49 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 29 पे आओ, देखो द्विघात समीकरण कितना दिया है, x इंटू 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा, इनके रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पे एक मूल जो आएगा हमारा ये 0 आएगा, और इसको जब हम 0 के बराबर करेंगे तो एक मूल आ जाएगा मेरा -5/2, ठीक है। क्योंकि यहाँ कुछ नहीं दिया है तो हम देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो x माइनस 0 और इंटू 2x प्लस 5 लिख सकते हैं, है ना। इन दोनों को 0 करो तो x बराबर एक 0 आएगा, और इसको 0 करोगे तो x बराबर -5/2 आएगा। इन दोनों को गुना करना है, तो एक 0 और इंटू -5/2, देखो क्या आने वाला है आंसर, इसका प्रोडक्ट मेरा 0 ही आएगा। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 के बाद कहाँ आ गया भैया, अच्छा 29 भी हो गया, 28 भी हो गया, 30 नंबर क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, एपी में कौन है। ले भैया ये आया कुछ अच्छा क्वेश्चन कि ये एपी में कौन है। अब जब इसको करने जाओगे देखोगे तो एपी में होने के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी में कोई अगर नंबर है, जैसे कोई नंबर है तो देखो कैसे हम लोग निकाल पाते हैं। जैसे मान लो कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, कोई ये अनुक्रम है, ये कोई सीक्वेंस है, तो ये AP में कब होगा, ये अनुक्रम समांतर श्रेणी में कब होगा, तो तभी होगा जब उसका अगला टर्म, अगला पद में से पिछला, जस्ट पिछला पद को घटाएं तो हमेशा एक नियत नंबर आना चाहिए, एक नियत संख्या आना चाहिए, एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। A3 माइनस A2 ये क्या आएगा, एक कांस्टेंट नंबर जिसको हम सर्वांतर के बराबर बोलते हैं, है ना, सर्वांतर के बराबर बोलते हैं, वो आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाना, इसमें से इसको घटाना, पक्का ये नहीं आने वाला है। अब इसको जब करोगे तो √7 रहने दो, √28 को करोगे तो 7 चौक 28, √28 को तोड़ो तो हम तोड़ेंगे तो 4 गुना 7 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आने वाला है, 2 √7, तो यहाँ पे 2 √7 आने वाला है। फिर √63 को तोड़ो तो 9 7 63, 9 7 63, ये आएगा मेरा 3 √7, तो ये हमारा क्या आ गया 3 √7 एंड सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 67 बलत्रस आएगा। इसको जब तोड़ोगे तुम तो देखो कितना आएगा 1 1 12 को, भाई टेबल तो याद होगा ना पहाड़ा, 67 बलत्रस आता है, तो 16 का स्क्वायर रूट बाहर निकालोगे तो 16 का स्क्वायर रूट 4 आएगा, और ये मेरा रूट का रूट ही रहेगा, तो मेरा ये आ जाएगा कितना 4 √7। अब देखो 1 को √7, 2 को √7, 3 को √7, डिफरेंस निकालो, 2 √7 में से 1 को √7 चला जाएगा तो बचेगा 1 को ना √7, फिर इसमें से निकालो इसको घटा के, क्योंकि अगर ये एपी में है कि नहीं है तो हमको ऐसा करना पड़ेगा कि अगला टर्म 3 √7 है, जस्ट उसका पिछला टर्म 2 √7 है, ऐसे कर लिए। अब देखो 3 को √7 में से 2 को √7 घटेगा 7 ही आ रहा है, तो बस 3 ही तक चेक कर लेना है, ये सफिशियंट होता है, 3 ही टर्म तक चेक करना है, इतना सफिशियंट होता है कि हमारा दिया गया अनुक्रम वो एपी में है कि नहीं है, समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो ये भाई ऑप्शन नंबर बी हमारा समांतर श्रेणी में है, ठीक है, समांतर श्रेणी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 भी हमारा यहाँ खत्म हुआ, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे 31 पे। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है जिसका पद 0 आएगा, ये बोल रहा है समांतर श्रेणी यहाँ दिया गया है, बोल रहा है इसका कौन सा पद 0 आने वाला है, कौन सा पद 0 आने वाला है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा पद 0 आएगा, ए सर समांतर श्रेणी दिया गया है, ठीक है, और कौन सा पद 0 आने वाला है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई सुनो, तुम मान न लो अपने से कि nवां पद हमारा 0 है,
हमने मान लिया कि चलिए nवां पद हमारा 0 है, nth टर्म क्या है, मेरा 0 है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहला पद प्लस n-1 गुना सर्वांतर d, ये बराबर 0 होगा। a बराबर कितना है, पहला पद मेरा 12 है, n तो नहीं पता है, d कितना आएगा, 10 में से 12 जाएगा, माइनस का 2 आएगा, बराबर 0। आगे बढ़ते हैं और देखो यहाँ पे इसको इधर लेके आओ तो देखो ना कितना आने वाला है, n-1 बराबर -12 बटा -2, तो n बराबर यहाँ पे आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये -1 इधर आएगा, +1 7। तो सातवां पद जो होगा हमारा वही होगा 0, क्योंकि ये घटते हुए क्रम में जा रहा है, घटते हुए जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अवरोही समांतर श्रेणी है, मतलब डिक्रीजिंग एपी है। ठीक है, आइए, क्योंकि इसका डी निगेटिव है, सर्वांतर क्या है, नकारात्मक है। अब ये बोल रहा है क्या कि समांतर श्रेणी के सर्वांतर क्या आएगा, बाबू ये तो तुम्हें बनाना है। ठीक है, ये 32 नंबर क्वेश्चन तुम्हें बनाना है, क्योंकि सर्वांतर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला पद माइनस जस्ट पिछला पद। ओके, आगे बढ़ते हैं और सीधे चलते हैं हम अपना क्या 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद a है, अच्छा ठीक है, पहला पद a है, ओके ओके, फर्स्ट टर्म a है, सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस d है, वेरी गुड। तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा, प्रथम n पदों का योगफल मतलब सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म बराबर क्या होता है, फॉर्मूला है, डायरेक्ट पूछा है ना। तो ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके जगह कुछ और भी पूछ सकता था अगर a और d नहीं देता, ऐसा बोलता पहला पद a है और आखिरी पद l है। अब बताओ कि प्रथम n पदों के सम क्या होगा, n पदों का योगफल क्या होगा AP का। तो उस समय हम बोलते n/2 Sn बराबर हम रिप्रेजेंट करते n/2 फर्स्ट पहला पद प्लस अंतिम पद, ये हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 हो गया, 34 पे देखिए क्या बोल रहा है। अब यहां पर देखिए, बोले यदि समांतर श्रेणी का nवां पद Tn इतना दिया है तो T5 निकालना है। कुछ नहीं है बच्चा, बस n के जगह 5 रखने का, n के जगह 5 रखने का, 3 - 4 × 5, 5 चौका 20, माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारा, माइनस का 17 आएगा। कौन सा होगा भाई, कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 34 हो गया हमारा, फिर क्या होगा 35 नंबर। 35 नंबर देखो यहाँ पे बोले यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद ये दिया गया है तो इसका सर्वांतर क्या होगा। यहाँ पर ध्यान से सीख लो, यहाँ पर क्या कि जब भी कोई भी जनरल टर्म दिया है एपी का, क्या है एपी का समांतर श्रेणी का सामान्य क्या बोला जाता है, सामान्य पद, जनरल टर्म सामान्य पद यदि दिया गया है और वो क्या, तो a प्लस n-1 इंटू डी। एक कदम और बढ़ो बाबू, a प्लस एन डी माइनस डी, इसको और इसको जोड़ो तो a माइनस डी हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो, और बच गया n इंटू डी। ये मेरा क्या हो गया, ये कोई कांस्टेंट नंबर हो गया। और ये देखो n के कोफिशिएंट में, n के गुणांक में जो है ना, वही हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, वही हमारा क्या है, सर्वांतर है। तो n के गुणांक में बाबू यहाँ कौन है, देखो ना, a माइनस डी का तो ये वैल्यू 17 हो गया, लेकिन n के गुणांक में -5 है, फट से मारो यहाँ -5। और नहीं तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा उपाय है कि an = 17 - 5n, तो यहाँ a1 निकाल लो, a2 निकाल लो और a3 निकाल लो और इसका कॉमन डिफरेंस निकालो फटाक से। चूंकि एपी में है तो दुइये को टर्म निकाल लोगे ना, 2 ही टर्म निकाल लोगे तो दूसरा टर्म में से पिछला टर्म को घटा दो, वहां कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n² होता है। बच्चा जानता है कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का सम मतलब 1 + 3 + 5 + 7 ... कहाँ तक, तो अप टू n तक चलते हैं तो इसका सम हमारा n² आता है। ये फॉर्मूला दिमाग में रख लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यदि 18, x, y एंड -3 ये दिया हुआ है क्या,
ये दिया हुआ है, ओके, समांतर श्रेणी में दिया हुआ है, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा? बच्चा देखो, x में से 18 को घटाओ, क्या करो, x में से 18 को घटाओ। हम पहले क्या बोले कि अगर कोई भी सीक्वेंस, कोई भी अनुक्रम अगर एपी में है तो उसका अगला टर्म माइनस पिछला टर्म ऑलवेज क्या होगा? इक्वल होगा। देखो x माइनस 18 बराबर होगा y माइनस एक्स, बराबर होगा -3 माइनस वाई। x माइनस 18 बराबर होगा y माइनस एक्स, बराबर होगा -3 माइनस वाई। अब यहाँ पे इसको पकड़ लो और इसको पकड़ लो, काम तुम्हारा हो जाएगा। x माइनस 18 बराबर -3 माइनस वाई, है ना। किसी किसी बच्चा का ये दोनों में भी लफड़ा होगा, भाई ऐसे भी होगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हमें टाइम नहीं लगाना है, हमें टाइम बचाना है। टाइम बच जाएगा तो बाद में हम कॉपी को रीचेक कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं कि कहीं कहीं कोई गलती तो नहीं किए हैं, और कहीं कोई गलती होगी तो हम पकड़ सकते हैं और उसको सही कर लेंगे, ताकि तो फिर तो हमारा नंबर बढ़ जाएगा, ताकि हमारा क्या हो जाए, सुधार हो जाए और नंबर बढ़ जाए। लेकिन अगर हम ये थोड़ा अगर टाइम लगाते हैं तो क्या होगा, बाद में हमको सुधार करने का मौका हो सके नहीं मिले तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इधर लेके जाओ, माइनस वाई को इधर लेके जाओ, x प्लस वाई हो जाएगा। ये -3 रहने तो -18 को इधर लेके आओ, +18 हो जाएगा। यहाँ पे मेरा बच जाएगा कितना, 15 ही हमारा आंसर होगा। कौन सा होगा, ABCD, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए और चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 पे, यदि A तथा B पूरक कोण है, पूरक कोण का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है। पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। इतना आसान है, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री होता है। देखो ऑप्शन थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ दिया है, ये साइन a बराबर साइन b होना चाहिए, सेक a बराबर कौशिक b होना चाहिए। देखो देखते हैं, पहला ऑप्शन चूज करते हैं, है ना, साइन a, ठीक है, साइन a। और साइन a की जगह हम क्या रखते हैं, a की जगह क्या रखेंगे, देखो बाबू 90 माइनस बी रख देते हैं। तो यहाँ 90 माइनस जब b रखेंगे तो जानते हो साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा नहीं होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, साइन 90 माइनस बी कॉस बी होगा। क्या साइन ए बराबर आ रहा है क्या कॉस बी के, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी चूज करते हैं। सेक और ए के जगह हम रखेंगे 90 माइनस बी, तो सेक 90 माइनस बी कौशिक बी होगा। कौशिक बी, क्या ऐसा दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन बी मेरा सही है। तो सी और डी को छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो, क्योंकि हमारा आंसर मिल गया है भैया, ठीक है। चलो चलते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन में, फटाफट देखते हैं। अभी तो मैंने बताया कॉस 90 माइनस थीटा कितने होगा बच्चा, कितना होगा बोलो, तो साइन थीटा होगा। अरे सर साइन थीटा होगा, हाँ भाई अभी बताए, अभी साक्षात दर्शन कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो फिर आंसर क्या होगा, फिर इसका ऑप्शन क्या होगा, देखो ऑप्शन क्या होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, इसका ऑप्शन हमारा नीचे दिया है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होना चाहिए, मतलब कॉस 90 माइनस 5 दिया है, कॉस 90 माइनस 5 साइन 5 के बराबर होगा। आ जाओ, साइन 5 ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 40 देखो, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री, कितना का वैल्यू होगा, इस कितना का मतलब कि कितना इसका वैल्यू होगा, कितना मान होगा। देखो अभी मैंने बताया, तुम देखो 63 डिग्री और 27 डिग्री, 63 डिग्री और 27 डिग्री दोनों को जोड़ो तो 90 डिग्री आएगा, दोनों कंप्लीमेंट्री है। तो जब कंप्लीमेंट्री है तो हम कॉस 27 के जगह ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 90 में से 63 घटा देंगे तो 27 ही आएगा। क्या आएगा, कॉस मेरा 27 डिग्री ही आएगा। तो हम ऐसा काहे नहीं कर सकते हैं, कॉस 90 माइनस 63 डिग्री, है ना, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा के द होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा कितना है 63 डिग्री और इसका होल स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो बच्चा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री को हमने लिख दिया साइन स्क्वायर 63 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री। बच्चा बोलो क्या होने वाला है? ये दोनों कट के सर अंडा, अंडा आने वाला है, मुर्गी का अंडा। जीरो, जीरो आंसर। बड़ा मजा आता है सुनने में। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो। भैया कहाँ गया, कहाँ गया? इधर गड़बड़ हो गया। चलो देख लेते हैं किधर गया। हाँ आ गया तो अपना, ठीक है। यहाँ पर क्या था? तो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कब सत्य होगा, यही हमें बनाना है। कब सत्य होगा बोलो, कब सत्य होगा बताओ। ठीक है, कहाँ गया, किधर पेन?